हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग का वेव ऑप्टिक्स चल रहा है और इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख लिए हैं। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हम वेव ऑप्टिक्स के हिस्ट्री के बारे में जाने, लाइट का हिस्ट्री क्या था उसको जाने, और सेकेंड लेक्चर हमारा था हाइजेंस प्रिंसिपल, जो 12th बोर्ड के बेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 12th बोर्ड के लिए वो अक्सर हर एक साल 2 साल में एक बार उसके प्रिंसिपल्स को पूछ ही लिया जाता है। लिखा पूछता है कि राइट डाउन द एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ हाइजेंस। ठीक है, हाइजेंस के 2 प्रिंसिपल को लिखने के लिए कभी कभी आता है और ये बहुत ऑफन क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसे ज़रूर कर लें। 4 एजम्पशन था, प्रिंसिपल था हाइजेंस का, जिसका लास्ट था डायरेक्शन ऑफ वेव। बताया गया था कि वेव फ्रंट जो है वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और इस बेसिस पे हम शेप ऑफ वेव फ्रंट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों से गुजारते हुए। फिलहाल आज का लेक्चर कवर करने वाला है हमारा रिफ्लेक्शन। प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब स्नेल्स लॉ प्रूफ करेंगे हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल के तहत। राइट, मतलब ये प्रूफ है कि वेव जो है, लाइट जो है वो वेव है और वेव के तरीके से हम प्रूफ करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो चलते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की ओर, फिर करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों। तो हेडिंग डालते हैं आज का हम अपना। आज है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, या इसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन देखते हैं फिर हम वेव का रिफ्रैक्शन देखेंगे, मतलब स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम हाइजेंस प्रिंसिपल को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये मालूम पड़ा उसके लास्ट पॉइंट में कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो उसके वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, या यूं कहूँ कि लाइट का डायरेक्शन हमेशा ही वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, या वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है लाइट के डायरेक्शन का। राइट, तो हम लोग रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए कुछ यूं ऐसे बनाते हैं, एक सरफेस, प्लेन सरफेस। राइट, प्लेन सरफेस में आप चाहें तो इसे मिरर दिखा रहे सकते हैं आप ऐसे से। ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये मीडियम 1 हो गया, मीडियम 1, और ये हो गया मीडियम 2, ये हो गया मीडियम 2। एनीवे, मीडियम का तो काम है नहीं यहाँ पे, फिर भी ऐसे ही दिखा दिए। इसमें मान लीजिए लाइट की स्पीड v है, ठीक है, v नहीं c है, ठीक है। तो अब एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, लाइट को नहीं, एक्चुअली ये वेव को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। वेव को इंसिडेंट करवा मतलब वेव फ्रंट को, राइट। तो वेव फ्रंट को एक्चुअली हम इंसिडेंट करवाएंगे। अब बच्चों, प्लेन वेव ऐसे चल रहा है, लाइट ऐसे सिंपल लाइट चलता है, तो ये एक्चुअली लाइट का डायरेक्शन है, हमें यहाँ पे वेव फ्रंट को दिखाना है। तो इस पर परपेंडिकुलर ऐसे, एक्चुअली वेव फ्रंट इस तरह से है ना, तो ये यूं ऐसे बढ़ रहा है। मतलब अगर हम कहें ना, तो ये जो बढ़ रहा है वेव फ्रंट वो कुछ इस फॉर्मेट में बढ़ रहा है। ये न्यूज़पेपर है, ये ऐसे एक वेव फ्रंट, फिर थोड़ी देर बाद 2 फ्रंट, ये 3, और ये लाइट के स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब इसकी जो बढ़ने की ये स्पीड है वो c है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से बढ़ रहा है ना। मतलब एक सेकेंड में अगर टाइम 1 सेकेंड ले तो ये इतना मीटर आगे चल जाता है वेव फ्रंट, फिर अगला ऐसे इतना मीटर फिर आगे बढ़ जाता है, ऐसे ही आगे बढ़ रहा है इस स्पीड से। ठीक है, मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, एक्चुअली वो वेव फ्रंट है, ठीक है। तो ये रहा एक लाइट, इंसिडेंट हुआ, वेव फ्रंट है, तो इस पर परपेंडिकुलर ऐसे डालें, राइट। एक यहाँ पे चीज देखें आप, ये वेव फ्रंट है, देखिए ये वेव फ्रंट है, ये परपेंडिकुलर, ये प्लेन वेव फ्रंट,
मतलब यू मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट है, ये ऐसे ऐसे से आगे बढ़ रहा है, जो ऐसे हम दिखा रहे हैं, ये एक वेव फ्रंट, दो वेव फ्रंट, तीन वेव फ्रंट, ऐसे 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 आगे बढ़ रहा है वेव फ्रंट। समझे, कोशिश करें। मतलब अगर मैं कहूँ ना तो ये अगर वेव फ्रंट है बच्चों, ये ऐसे एक ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, और ये सी, इसकी स्पीड कितनी है, सी, मतलब लाइट के स्पीड से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, इस पर इंसिडेंट हो रहा है। तो ये जब गिरे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, मान लो बच्चों ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ये ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो सबसे पहले कौन एंड गिरेगा, ये, और ये जब इंसिडेंट होगा उस वक्त ये वाला पार्ट, ऊपर वाला एंड कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ है। तो ये जब रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे सरफेस पर टकराता है, उस वक्त ये कहाँ रहता है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देना है, ये परपेंडिकुलर, तो उस पॉइंट पे ये वेव फ्रंट कहाँ है, इस जगह, और ये वेव फ्रंट टकराने वाला है, राइट। तो यहाँ से ये वेव फ्रंट टकरा के क्या होगा बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और तब तक में ये वेव क्या होगा, ये आगे ही बढ़ता रहेगा, आगे ही बढ़ेगा ये तब तक, राइट। थोड़ा सा और दिखा दें, ऐसे ये आगे ही बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे टकरा गया और ये यहाँ आगे बढ़ रहा है। मान लेते हैं बच्चों ये पॉइंट है और ये यहाँ से यहाँ तक आया है, तो उस जब तक ये यहाँ से यहाँ आया है, हम जानना चाहते हैं कि ये यहाँ से किधर गया। ये तो रिफ्लेक्टेड है ना, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये इसका रिफ्लेक्शन अभी बाकी है, क्योंकि ये यहाँ पहुँचा भी नहीं है, सरफेस पे भी टकराया भी नहीं है, और यहाँ पहले ही टकरा गया। ओके, इन चीज़ों को आप समझें। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। थोड़ा सा डायग्राम अगर गलत बन रहा हो, टेढ़ा वड़ा बन रहा हो, तो आप मैनेज करें, ठीक है, थोड़ा सा हम कर देते हैं, राइट। तो ये वेव फ्रंट आ रहे हैं। अब वेव फ्रंट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा, ओके। और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल आर भी हम कह सकते हैं, फाइन। अब हम इसे थोड़ा नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, इसे ए कह देते हैं बच्चों, इसे बी कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं, राइट, ओके। तो लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड कितनी है, सी, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन by incident wave front to reach from कहाँ से कहाँ, B to C, क्योंकि ये अभी ये B इस टाइम में ना ये टकरा गया इधर वाला वेव फ्रंट और ये यहीं पे है, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, होता है ना। डिस्टेंस कितना, BC, ये इतना डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया ये जानना चाहते हैं, ओके। BC तो हो गया BC बाय स्पीड कितनी है लाइट का, C, तो C से डिवाइड कर दिया हमने, राइट। तो ये मान लिया T टाइम आ गया बच्चों, ये T टाइम, ओके फाइन। अब इस T टाइम में ये वेव फ्रंट टकरा कर कहाँ गया होगा, राइट। इस T टाइम में ये वेव फ्रंट कहाँ टकरा के गया होगा। तो ये वेव फ्रंट जब इंसिडेंट हुआ होगा तो इंसिडेंट वेव फ्रंट देखिए कैसे आया होगा, ऐसे ऐसे वेव फ्रंट, ऐसे मतलब प्लेन वेव ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ से टकराया होगा, यहाँ से कैसे गया होगा, ऐसे 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 करके आगे निकला होगा, राइट। और ये इंसिडेंट आया, ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट आया, राइट, ओके। तो ये वेव फ्रंट्स कहाँ कैसे निकला होगा, यहाँ से निकला गया ऐसे ऐसे, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ D तक पहुँच गया, T टाइम में ये D तक पहुँच गया, तो ये D पॉइंट हो गया, राइट। तो अब फिर हम टाइम वो निकालेंगे सेम टाइम T टाइम में ही, कि वो मान लेते हैं A से D पहुँचा है, और टाइम को इक्वल कर देंगे दोनों केस में, राइट, ठीक है, ओके। नाउ अभी इधर मिटाओ बच्चों, ये थोड़ा सा चीज़ ये समझाने के लिए था, तो ये चीज़ को, इस चीज़ों को हम नोट कर रहे हैं। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं है। टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट
कौन सा बच्चों, ए डी, ये रिफ्लेक्टेड है, राइट, टकरा कर वापस गया है, तो ए डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट टू रीच फ्रॉम ए से डी टाइम, ठीक है, ए से डी तक जाने में, तो टाइम इक्वल टू होता है फिर से डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, हमने डिस्टेंस कितना माना है, डिस्टेंस है ए डी, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए डी बाय स्पीड कितना, सी, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये सारा एक ही मीडियम में हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये टाइम और ये टाइम क्या होगा, इक्वल, क्योंकि सेम टाइम में हम देखना चाहते थे कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहाँ गया है, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, टाइम सेम है, सिंस टी इज सेम, सो क्या हो जाएगा बच्चों, BC बाई सी इक्वल टू AD बाय सी कैंसिल हो गया, तो BC इक्वल टू आया क्या, AD। एक्चुअली बच्चों आना भी यही चाहिए था, क्योंकि लाइट की स्पीड सेम है, तो जितने टाइम में ये वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ आएगा उतने सेम टाइम में सेम स्पीड है, टाइम भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, इसलिए BC इक्वल टू क्या आया, AD, राइट, ओके, तो यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देते हैं, राइट, ओके, अब ये वेव फ्रंट यहाँ पे टकराया और यहाँ से क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, राइट, और यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ वहाँ पे एक नॉर्मल डाल दिया हमने, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कंजक्शन के कारण हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे आर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कंजंक्शन है थोड़ा, ठीक है, ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत आसान था, इस चीज़ को आप समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ये रिफ्लेक्टेड भी होगा, ऑब्वियसली होना भी चाहिए था, इसलिए BC इक्वल टू हमारा AD आया, ओके बच्चों, अब ध्यान देना है थोड़ा, इस इक्वेशन को यहीं छोड़ेंगे, थोड़ा इधर हम इसको मिटाएंगे बच्चों और फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा मिटा ही देते हैं, तो आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे हम मिटा रहे हैं इसे, ओके, बहुत आसान था, जितना टाइम में ये इंसिडेंट वेव ये इंसिडेंट वेव यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा उतने में ये A से D ट्रेवल किया, इसमें डिस्टेंस सेम था। अब थोड़ा सा एंगल पर ध्यान दीजिए हर कोई, ठीक है, एंगल पे आप ध्यान देंगे और जानेंगे एंगल को। तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों, ये और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये जब I है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई ना, 90 माइनस आई हो जाएगा ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, और ये जब 90 माइनस आई होगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल और ये प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल और प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया 90 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई, नहीं ऑब्वियसली आई होगा, तो ये एंगल हो गया बच्चों, ये 90 माइनस आई, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल हो गया क्या, आई, हो गया बच्चों, ओके। अब ये एंगल इस तरफ आ जाते हैं, इधर का काम हो गया हमारा, अब इस एंगल को समझते हैं, अगर यहाँ नहीं समझे हैं तो यहाँ समझ लीजिए पैरेलली, ठीक है, तो ये से यहाँ तक एंगल R है, और ये नॉर्मल और ये सरफेस, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस R हो जाएगा, 90 माइनस R, राइट। अब जब ये 90 माइनस आई, तो ये वेव फ्रंट और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ओके 90 माइनस R, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा R, राइट, ये एंगल हो जाएगा क्या, R, एक छोटा सा गलती क्या हो रहा है, ये R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम यहाँ से नहीं लेते ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम नॉर्मल से लेते हैं, नॉर्मल से,
तभी तो सोचूं गलत क्या हो रहा है। ये हो जाएगा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, राइट ना, क्योंकि हम नॉर्मल से लेते हैं ना, रिफ्लेक्टेड रे ये है और नॉर्मल ये है, तो एंगल नॉर्मल से लेते हैं, तो ये हो गया आर। तो जब ये आर हो गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस आर, दूसरे कलर से लिखते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस आर, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये 90 माइनस आर और ये 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा आर, राइट। चलिए हम गलती क्या कर रहे थे ना, ये नॉर्मल से लेते हैं ना एंगल, हम यहीं से ले लिए थे सरफेस से, जो गलत था, राइट, क्योंकि यहाँ तो लिए हैं नॉर्मल के साथ। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये 90 माइनस आर, तो ये ऑब्वियसली हमारा आ गया आर, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इस पर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जो है ये एंगल आई है, ठीक है। अब ट्रायंगल को यूज करते हैं ए बी और सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी को देखिए, ये आई, ठीक है, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया ए सी बेस। तो यहाँ पे हम लोग साइन लेते हैं, साइन आई होता है P बाय एच, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब BC परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया लंबा सा डायगोनल क्या हो गया H, और H क्या हो गया AC। तो साइन आई इक्वल टू आया BC बाय AC, राइट। तो ये हो गया BC बच्चों, तो BC यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा सर AC इंटू साइन आई। बहुत अच्छे, इसे आप नोट कर लिए, राइट। फिर से अब बच्चों अगेन, ये तो पहला ट्रायंगल हुआ, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, अगेन अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इधर से, अब अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, आप बताइए तो कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, एंगल आर, तो ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल CDA या ACD भी कह सकते हैं, CDA। अब CDA को यूज करते हैं और फिर से साइन थीटा ही लेते हैं, तो साइन थीटा के जगह इस बार लेंगे क्या R इक्वल टू एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD, तो AD, ओके, और ये हो जाएगा लंबा क्या उसका H, तो हो जाएगा AC बाय AC। तो यहाँ से फिर AD इक्वल टू क्या आता है बच्चों AC इंटू साइन R, ये हो गया AD इक्वल टू साइन R, ठीक है। देख लीजिए बहुत आसान है, आप देख लीजिए, बस याद इतना सा रखना है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और लंबा ये लाइन है, तो इसलिए ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। और ऐसे भी पहचान सकते हैं आपकी परपेंडिकुलर हमेशा बेस पे होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बना रहा है, ठीक है। अब ये आने के बाद इधर थोड़ा सा मिटाऊँ, ये जगह मिटाते हैं बच्चों, और देखिए अब साइन आई, अब इन दोनों को देखिए, ठीक है, इन्हें मान लेते हैं आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन, अब 3 और 4 से, ठीक है, इस इक्वेशन, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3 और यहाँ इसे मान लेते हैं बच्चों 4 और इसे मान लेते हैं 5, ठीक है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ BC एंड AD इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3rd इक्वेशन को देखें और हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों BC इक्वल टू AC AD, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब क्या हो जाएगा, BC है AC, BC क्या है AC साइन I, तो हो जाएगा BC इक्वल टू AC साइन I इक्वल टू BC कितना है यहाँ पे AD कितना है AC साइन R, AC इंटू साइन R, तो AC क्या हो गया कैंसिल, तो साइन I इक्वल टू क्या हो गया साइन R, तो I इक्वल टू क्या हो गया R। बच्चों क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, हैंस प्रूव।
तो बच्चों ये प्रूव हो जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है 12th बोर्ड में पूछे जाने के लिए, इसलिए आप प्लीज़ इसे नोट करें। अगर परेशानी आ रही है तो उसको 2-3 बार देखें, लेकिन डन करके ही छोड़ें, राइट। तो इसे कॉपी करें बच्चों, फिर हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, हो गया। ओके, तो इसे आप नोट करें और हम लोग अब देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब कर रहे हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और ध्यान से देखिए बच्चों। और पढ़ाई चल रही है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रहा है ना? आराम से आप जहाँ भी हैं घर पे आराम से पढ़ाई करें, ठीक है, अच्छे से जहाँ तक पॉसिबल है पढ़ाई करें। और जो चीज़ हम लोग वीडियो कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो भी लेक्चर वीडियो लेक्चर है उसे कंफर्म ख़त्म करें डन करते हुए, राइट। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मे भी की बोर्ड में आए, क्योंकि इस साल नहीं पूछा गया था तो अगले साल आने का चांसेस बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसे ना स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन में सेकेंड जो लॉ है वो स्नेल्स लॉ है, राइट। तो स्नेल्स लॉ क्या है? रिफ्रैक्शन में लाइट क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। एक चीज़ बच्चों, जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है ना, तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। क्यों? कारण देखिए, रेरर में लाइट ऐसे यूं और ऐसे चलता है, क्योंकि सी लाइट का स्पीड होता है। मान लें t = 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये इतना, और स्पीड अगर डिस्टेंस निकालें, इसके डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर, राइट। तो ये 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस होगा। अगर यही डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो लाइट की स्पीड देखिए यूँ, अब ये डिस्टेंस घट जाएगा, टाइम उतना ही है 1 सेकेंड, लेकिन लाइट की स्पीड क्या है? कम है, c से कम, मतलब c/2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनके बीच का? x क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा c/2 इंटू टाइम सेम है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? आधा, c/2, और यहाँ क्या है, मतलब यहाँ पे है c, दैट इज c, और यहाँ हो गया c/2। ऑब्वियसली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, मतलब वेव फ्रंट जो होगा वो कम फैलेगा, राइट, कम फैलेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप जान लें, अच्छे से समझ गए। इसमें और स्पीड अधिक होगा, वेव फ्रंट और बड़ा होगा, राइट। तो अब इस चीज़ को हम डायग्राम में रिफ्रैक्शन को प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए फाइन, हम लोग रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर रहे हैं, तो अब इसमें हमें मीडियम बनाना पड़ेगा, 2 मीडियम, राइट। ये मान लेते हैं कि सरफेस है मीडियम। अब ये हो गया मीडियम 1 और लाइट की स्पीड मान लेते हैं v1। इधर मीडियम 2 और लाइट की स्पीड v2, मतलब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, राइट। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवा रहे हैं हम। ये प्लेन वेव फ्रंट, ये रहा प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट, ये एक दूसरे प्लेन वेव फ्रंट सेम डिस्टेंस पर रहेगा, राइट। ये हम ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब जब लाइट ये वाला पार्ट रिफ्रैक्ट करने वाला होगा, तो ये वेव फ्रंट किधर होगा? यहाँ से परपेंडिकुलर एग्जैक्टली डाल दे, तो ये हो गया ये पॉइंट, यहाँ पे है वो वेव फ्रंट। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट जो नॉर्मल एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, राइट। नाम करते चलते हैं नामाकरण, इसे ए और ये बी, राइट। ओके, तो ये जब यहाँ आएगा इंसिडेंट होगा, ये मीडियम में टकराएगा, यहाँ पे भी नॉर्मल, तो उस वक्त ये कहाँ जाएगा?
बच्चों ध्यान से, इसमें लाइट की स्पीड कितनी है v1, और अगर एयर ले ले, एयर है तो इसमें क्या हो जाएगा c, राइट। ऑब्वियसली अगर ये कहूँ मैं कि μ2 ग्रेटर देन μ1, तो इसमें लाइट की स्पीड कम है और इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो हो जाएगा v1 ग्रेटर देन v2 ऑब्वियसली। तो चलते हैं बच्चों हम लोग। अब यहाँ से इस सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट होगा तो ये बैंड होगा ऑब्वियसली, और ये भी बैंड होगा, राइट। ओके बच्चों, जब तक ये यहाँ से यहाँ आएगा तब तक ये जितना डिस्टेंस ये BC, उससे कम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है कि ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, राइट, और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये छोटा छोटा वेव फ्रंट निकलेगा। यहाँ पे बड़ा है, क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड इसमें ज़्यादा है, v1 ज़्यादा है, और इसमें छोटा छोटा होगा। तो यहाँ से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहाँ तक, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है वो यहाँ तक ट्रेवल किया होगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे हम लोग, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो नेक्स्ट वेव फ्रंट देता है इसलिए। ओके, तो अब इस पॉइंट को मान लेते हैं हम कुछ D और इस पॉइंट को C। ओके, तो बच्चों ध्यान से कि ये डिस्टेंस तो ज़्यादा होना चाहिए, ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड इस मीडियम में ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम में, और इसमें लाइट की स्पीड कम है, इसलिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। ओके, अब एंगल को डिसाइड करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। ये I हो गया तो ये क्या हो जाएगा 90 - I, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल I, ठीक ना। अब यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ ये एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये भी हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, राइट, ये भी इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इधर एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एक दूसरे पर 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 - R, तो ये एंगल क्या हो जाएगा R। हमारा काम हो गया, राइट। ओके, सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसे मिटाओ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये BC T टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, BC किया है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बच्चों आपको दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ दे रहा है, ठीक है, दे रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट इन टाइम t इज, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना होगा, अब दे रहा है, राइट। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा क्या BC, B से C, और स्पीड कितना है मीडियम 1 में v1, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितना कर रहा है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतने t टाइम में डिस्टेंस कितना हो गया BC बाय v1। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं कि ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो AD माने हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
refracted wavefront in same time t is कितना होगा, AD माने हैं, मान लिए हैं सर, मान लिए हैं बस AD, तो क्या होगा ये AD, तो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाय डिस्टेंस, क्या हुआ डिस्टेंस AD बाय स्पीड, और स्पीड कितना है इस मीडियम में, इस मीडियम में स्पीड है v2 बाय v2। अब सेम टाइम में लिए हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन t तो सेम है, सेम टाइम में माने हैं, तो हमारा इसमें इनके बीच डिस्टेंस का रिलेशन निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 उसमें भी किए थे, पहले रिफ्लेक्शन में भी हम यही किए थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसलिए बहुत आसान है, कोई एक चीज़ बस हम लोग को करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस, सब कुछ याद हो जाएगा, और आज कल में ही करना है 2-3 बार प्रैक्टिस। ध्यान रखिएगा, जो करना है फिनिश करते चलना है, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलेगा 12th बोर्ड में हमारे पास, ठीक है, इसलिए सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, टी तो सेम है दोनों का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, BC बाय V1 इक्वल टू हो जाएगा AD बाय V2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, BC बाय AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाय V2। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लें, राइट, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब फिर से अब एंगल का ट्रायंगल अब लेंगे, ये गेम तो हो गया, डिस्टेंस के बीच रिलेशन आ गया, उसमें भी आ गया था, इसमें भी आया था, उसमें बराबर आया था क्योंकि दोनों सेम मीडियम में था इसलिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, उसमें BC और AD बड़ा इक्वल आया था क्योंकि दोनों सेम मीडियम में ही था, इसमें मीडियम चेंज हुआ इसलिए स्पीड चेंज हुआ, वेव फ्रंट का, और स्पीड चेंज होने से ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस में इनके बीच रिलेशन भी आता, तो रिलेशन आ गया बच्चों, ठीक है। अब ट्रायंगल को यूज करेंगे और फिर हम इस इक्वेशन पे आएंगे फाइनली। तो इसको मिटाऊं बच्चों, तो इसको मिटाऊं, आप डायग्राम नोट कर लें अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा जगह बनाते हैं हम लोग। तो अब फ्रॉम ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, ठीक है, एंगल I है। फ्रॉम ट्रायंगल या फ्रॉम द डायग्राम से देखिए तो फ्रॉम ट्रायंगल BCD, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंगल I, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर से साइन लेते हैं हम लोग, तो साइन I इक्वल टू हो जाएगा क्या, P बाय H, BC बाय P बाय H, और P क्या है, एंगल के सामने वाला मतलब BC बाय H, और H क्या है, AC, उसमें भी सेम था ना। तो यहाँ से अगर हम लोग ये कहें BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से BC इक्वल टू आया AD इंटू साइन I, बहुत अच्छे, ये हो गया, BC आ गया। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल यहाँ यूज करेंगे रिफ्रैक्टेड का, तो ADC या ACD, ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे जगह है हमारे पास, तो अगेन फ्रॉम ट्रायंगल क्या बच्चों बोलिए, तो ACD, राइट, तो ACD ट्रायंगल से एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है, ओके, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो साइन R लेते हैं, साइन R P बाय H, और एंगल के सामने वाला P, एंगल ये है, सामने वाला हो गया P, मतलब AD हो गया P, और ये 90 डिग्री, तो ये हो गया बेस, तो AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, AC इज हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन R इक्वल टू आया AD बाय AC, सो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC इंटू साइन R, ये आ गया, राइट, इसको नोट करें जल्दी से, ठीक है, ये ऐसे, राइट,
तो इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब इधर मिटाऊं। अब देखिए जल्दी से, इक्वेशन थर्ड में ए बी सी और ए डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिस तरह से सेम उसी वही प्रोसेस जो रिफ्लेक्शन में किए थे। तो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ BC and AD, BC and AD in equation थर्ड, और इक्वेशन थर्ड क्या है, BC बाय AD इक्वल टू V1 बाय V2। देखिए इक्वेशन है, ठीक है, हाँ है। तो अब इस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो BC क्या आया है, BC आया है AD साइन थीटा, साइन आई। BC क्या है आया है, AD साइन आई, AD इंटू साइन आई इक्वल बाय AD क्या आया है, AD आया है AC साइन R, AC साइन R इक्वल टू क्या, V1 बाय V2। तो ये आ गया है बच्चों। यहाँ भी AD नहीं, यहाँ AC होगा, यहाँ पे मिस हो गया था गलती से, AC होगा ना इसका हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस यहाँ पे AC होगा, लिखे थे यहाँ पे AC, ठीक किया था, यहाँ पे ये AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, AC और AC क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया, साइन आई बाय साइन R इक्वल टू V1 बाय V2। ओके, ये तो स्नेल्स लॉ नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो प्रूफ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमको इतना बताइए बस, इसको थोड़ा सा मिटाऊं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, तो आप ये जानते हैं ना, म्यू इक्वल टू होता है C बाय V, होता है ना फॉर्मूला। तो मीडियम 1 लिए तो यहाँ V1 इक्वेशन नंबर 1, अगला लेंगे म्यू 2 तो क्या हो जाएगा, C V2 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो म्यू 1 बाय म्यू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, 2 बाय म्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय V2 बाय C बाय V1, तो C कैंसिल, तो म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 बाय V2। सिंपली यही चीज़ है स्नेल्स लॉ, V1 और V2 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, ये भी स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन R इक्वल टू V1 को V2 क्या लिखें, V1 बाय V2 को म्यू 2 बाय म्यू 1, म्यू 2 बाय म्यू 1, यही तो स्नेल्स लॉ है। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 बाय इंटू साइन R। तो ये सब तो स्नेल्स लॉ ही है, ये तीनों ही स्नेल्स लॉ ही है, ये सारा स्नेल्स लॉ ही है, स्नेल्स लॉ, हैंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एक आध 2 साल में पूछ ही लेता है बोर्ड, बहुत ही आसान चीज़ है, मतलब खैरात में क्वेश्चन मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, तो इस चीज़ को नोट कीजिए। ये था हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो आपका ख़त्म हो गया बच्चों, ठीक है, इसको नोट करें। हम 2-4 मिनट और देखेंगे चीज़ों को। तो ये था प्रूफ, हो गया, ओके। एक छोटा सा चीज़ और देख लेते हैं कि अब हम लोग रिफ्रैक्शन में इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड अभी क्या था, स्पीड ऑफ वेव इन रिफ्रैक्शन। ये छोटा सा चीज़ है और परेशान कर सकता है आपको, इसलिए ये देख लेते हैं इस चीज़ को। तो जब लाइट रिफ्रैक्ट करता है, अभी हम लोग देखें जब वेवलेंथ रिफ्रैक्ट करता है
तो ये प्लेन वेव इंसिडेंट हुआ था और ये क्या हुआ था, रिफ्रैक्ट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे, इस तरह से आ रहा है वेव फ्रंट। तो इसमें लाइट की स्पीड c मतलब v1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है, और लैम्डा 1, ठीक है। इसमें लाइट की स्पीड v2, मीडियम μ2 एंड लैम्डा 2, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम से साधारण सा चीज़ है कि म्यू इक्वल टू होता है c/v, राइट। मतलब अगर मीडियम ज़्यादा होगा तो लाइट की स्पीड कम होगी। तो पहला तो पॉइंट ये आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, राइट। पहला पॉइंट ये हमारा स्पीड ऑफ वेव हो गया, ये क्लियर हो गया, ये टर्म क्लियर हो गया, ठीक है, ये टर्म क्लियर हो गया। ओके, अब दूसरा पॉइंट, म्यू इक्वल टू होता है, सेकेंड पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट, म्यू इक्वल टू होता है c/v और v इक्वल टू होता है f लैम्डा। f तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कभी बदलता नहीं है। हम साउंड में बताए हुए थे कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ तब बदलता है जब सोर्स बदले। जब तक सोर्स नहीं बदलता है तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, f अनचेंज रहेगा। तो चेंज क्या होगा, लैम्डा। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा क्या है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पॉइंट भी दूसरा बाहर आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। बड़ा अच्छा कंक्लूजन आ रहा है ये सब, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, मतलब लैम्डा ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना। मतलब अगर विबज्योर की बात करें हम, विबज्योर की तो R का लैम्डा मैक्सिमम होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट, होगा ना। ओके, विबज्योर वायलेट का लैम्डा मिनिमम होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये सब चीज़ आएगा, बहुत काम का चीज़ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ आप नोट करें। फिर हम अब एक चीज़ क्या बचा, वेवलेंथ वाला हो गया, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी, तीसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, बदलता है। तो बदलता कब है, जब सोर्स बदल जाए। बदलता है जब तक कि सोर्स ना बदले। अगर ऐसा रहता तो हम भी मोहम्मद रफ़ी हो जाते यार, या अरिजीत सिंह की तरह गाते ना। एनीवे, तो ये सब चीज़ है। और एक छोटा सा चीज़ 2 मिनट का हम लोग देख लेते हैं। तो इस चीज़ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा चीज़ हम आपको बता दें और, ठीक ना, कि शेप ऑफ वेव फ्रंट। तो शेप ऑफ वेव फ्रंट को आप जान लें, काम आएगा शेप ऑफ वेव फ्रंट। तो अगला है हमारा शेप ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ओके, इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मान लेते बच्चों कि एक कॉनकेव मिरर बनाया। इसको जानने से पहले एक चीज जान लें कि वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव के, ठीक है। एक प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवाते हैं हम, ये रहा प्लेन वेव फ्रंट। कैसे चल रहा होगा, तो फिर से एक ऐसे, इस तरह से चल रहा है आगे, इस तरह से आगे चल रहा है,
ठीक है। जब यहाँ टकराएगा तो यहाँ टकराने के बाद ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा ये सब। तो इसका वेव फ्रंट पूछेगा कि वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रे का रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा। तो अब इस पर परपेंडिकुलर डालिए। इस पर परपेंडिकुलर जब डालेंगे ना तो हमको लगता है क्या, ये देखें परपेंडिकुलर डालने के लिए शेप कैसा होगा, ऐसा, कुछ इस तरह का शेप लेगा, राइट। एकदम कन्वर्ज हो रहा है लाइट, कन्वर्ज हो रहा है लाइट, इस तरह से शेप, ठीक है। उसी तरह पहला ये हो गया, ये हो गया कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आता है, कभी कभी बोर्ड पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी प्लेन वेव फ्रंट को हम किसी लेंस से गुजारें तो ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस और ये हो गया हमारा प्लेन वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट बनाना है, ये डायरेक्शन हो गया। अब इस पर वेव फ्रंट आप बड़े आराम से बना सकते हैं, इस तरह से वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट ऐसे से इंसिडेंट होगा। तो जब इंसिडेंट होगा तो ये फिर कन्वर्ज होगा, ये कन्वर्ज हुआ तो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसा होगा, ये सवाल है कि यहाँ पे वेव फ्रंट कैसा होगा, ये बताना है। आप सोचिए तो ज़रा इस पर वेव फ्रंट कैसा होगा। हो गया, तो ये कन्वर्जिंग है ना, तो इस तरह का वेव फ्रंट होगा, ये वेव फ्रंट, ये इस तरह का वेव, ये भी कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है। बहुत आसान है। और देखिए ना, हर जगह परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस तरह से डायग्राम को खींचना है कि ये परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ ये हर पॉइंट परपेंडिकुलर हो और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हो, ठीक। उसी तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, ये इस तरह से आना चाहिए। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाया लेकिन होना चाहिए परपेंडिकुलर, राइट। अब एक और है कि हम अगर इस प्लेन वेव फ्रंट को हम अगर प्रिज्म से गुजारें तो किस तरह का दिखेगा, किस तरह का शेप होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का। ओके, तो ये हो गया प्रिज्म। तो प्लेन जब भी बनाइए ना, एक सीधा सा सिंपल सा याद रखना, पहले रे डायग्राम बना लेना है। तो एक वेव यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, एक वेव यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, प्लेन वेव है, ये प्लेन वेव है, वेव फ्रंट इस तरह आगे बढ़ रहा है। यहाँ से क्या होगा कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और ये यहाँ पे ये ऐसे होगा। तो इसमें कैसा होगा, तो प्लेन ही होगा। इसमें कैसा होगा, तो इसमें प्लेन ही होगा, तो प्लेन वेव होगा, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एक और इस पर, तो ये इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्लेन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तो ये सब पॉइंट याद रखना है, इतना सा आसान है, ठीक है। तो ये था हमारा, यहीं तक थे हाइजन साहब, ठीक है, हाइजन साहब। और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, ठीक है। मे बी कि 12th बोर्ड में आपका इससे क्वेश्चंस आए ही आए, राइट। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। थैंक यू।